इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का ब्यौरा नहीं होता। ये कहानियों का वो समुंदर है जहां कुछ कहानियां तो लहरों की तरह सतह पर आ जाती है, लेकिन कुछ हमेशा के लिए गहराइयों में दफन रह जाती है। आज हम एक ऐसी ही गहरी, अनकही और रहस्यमयी कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे हथियार की जो लोहे या बारूद का नहीं, बल्कि खुफिया जानकारी और रहस्यों से बना था। एक ऐसा हथियार जिसने भारत का भूगोल बदला, दुश्मनों के इरादों को खाक में मिलाया और देश को उन खतरों से बचाया जिनकी हमें कभी भनक तक नहीं लगी। ये कहानी है भारत की सबसे शक्तिशाली और खामोश ताकत, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की, और उस एक शख्स की जिसने इस ताकत को गढ़ा। वो शख्स जिसने इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर भारत की प्रधानमंत्री से कहा था, मैडम हमें अपनी CIA चाहिए। साल 1968। भारत दो बड़े युद्धों के जख्मों से उबरने की कोशिश कर रहा था। 1962 में चीन के हाथों मिली हार ने देश का आत्मविश्वास तोड़ दिया था, और 1965 की पाकिस्तान से जंग ने यह साफ कर दिया था कि आने वाला वक्त आसान नहीं हो। हवा में एक बेचैनी थी, एक अनजाना सा डर था। तभी एक शख्स प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दफ्तर में दाखिल होता है। वो ना तो कोई बड़ा मंत्री था, ना ही सेना का कोई जनरल। वो एक खामोश मगर तेज नजरों वाला इंसान था। उसने प्रधानमंत्री से जो कहा, उसने भारत की सुरक्षा नीति की पूरी दिशा ही बदल दी। उसने कहा, मैडम अब वक्त आ गया है, हमें अपनी एक अलग विदेशी खुफिया एजेंसी की जरूरत है, हमें अपनी CIA चाहिए। ये कहने वाले शख्स का नाम था रामेश्वर नाथ काओ, और यहीं से शुरू हुई कहानी उस घोस्ट एजेंसी की जो आज तक भारत के लिए खामोशी से काम कर रही है। ये कहानी है रॉ के जन्म की, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर काओ को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? वो कौन सी वजह थी जिन्होंने भारत को अपनी सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी बनाने पर मजबूर कर दिया? इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा और पीछे चलना होगा। 1950 का दशक। आज़ाद भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दुनिया को पंचशील का सिद्धांत और शांति का संदेश दे रहे थे। उस दौर में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हवा में गूंजता था। भारत चीन को अपना सबसे करीबी दोस्त समझ रहा था। यहां तक कि जब चीन पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया था, तब भी भारत उसके साथ खड़ा था। लेकिन दोस्ती की इस चादर के नीचे धोखे का एक जाल बुना जा रहा था। जब हम भाई भाई का नारा लगा रहे थे, ठीक उसी वक्त चीन हमारे ही अक्साई चीन इलाके में चुपचाप एक सड़क बना रहा था। हमारी खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, जो देश के अंदरूनी और बाहरी दोनों मामले देखती थी, उसे इस सड़क की भनक तब लगी जब वो लगभग बनकर तैयार हो चुकी थी। ये एक बहुत बड़ी खुफिया नाकामी थी। असल में IB का पूरा ध्यान देश की अंदरूनी सुरक्षा पर था। विदेशी जमीन पर, खासकर चीन जैसे बंद और रहस्यमयी देश के अंदर जासूसी करने के लिए ना तो उसके पास साधन थे, ना तजुर्बा, और ना ही कोई साफ निर्देश। वो ये भांपने में पूरी तरह नाकाम रही कि चीन का असली इरादा क्या है। फिर आया 20 अक्टूबर 1962 का वो काला दिन। चीन की सेना ने लद्दाख और नेफा, आज के अरुणाचल प्रदेश में, एक साथ हमला कर दिया। भारतीय सेना इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। हमारे सैनिकों के पास ना तो बर्फीले पहाड़ों में लड़ने के लिए सही कपड़े थे, ना आधुनिक हथियार, और ना ही दुश्मन की ताकत का कोई अंदाजा। नतीजा एक तरफा और दिल तोड़ने वाला था। भारत ये युद्ध हार गया। ये सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय अपमान था। इसने देश का हौसला तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नेहरू इस धोखे से टूट चुके थे। उन्होंने खुद माना कि हम अपनी ही बनाई एक ख्याली दुनिया में जी रहे थे। इस हार ने एक बहुत कड़वा और ज़रूरी सबक सिखाया। दुनिया में सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलता, दुश्मन की हर चाल पर नज़र रखने के लिए ताकत भी चाहिए। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। हम ये जंग हारे तो नहीं, लेकिन इस बार भी हमारा खुफिया तंत्र दुश्मन के मंसूबों का पहले से पता लगाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। इंटेलिजेंस ब्यूरो पर दबाव बहुत ज़्यादा था। अब ये साफ हो चुका था कि भारत को एक ऐसी एजेंसी चाहिए जिसका सिर्फ और सिर्फ एक काम हो, विदेशी ज़मीन से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। एक ऐसी एजेंसी जो न सिर्फ दुश्मन के इरादों को भांपे, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके प्लान को नाकाम भी कर सके। 1962 की हार का जख्म गहरा था
और इसी जख्म से एक नए ख्याल ने जन्म लिया। एक ऐसी संस्था की ज़रूरत महसूस हुई जो दुनिया भर में भारत की आंखें और कान बनकर रहे। पर इस ख्याल को हकीकत कौन बनाता? इस मुश्किल काम को कौन अंजाम देता? हर बड़ी कहानी का एक हीरो होता है। रॉ की कहानी के हीरो थे रामेश्वर नाथ काओ, जिन्हें दुनिया आज भी भारत के सबसे महान स्पाई मास्टर के तौर पर जानती है। 10 मई 1918 को वाराणसी में जन्मे काओ का जीवन शुरू से ही आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 5 साल के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माँ उन्हें लेकर कई शहरों में रही और शायद इन शुरुआती मुश्किलों ने ही उन्हें अंदर से मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1940 में काओ ने इंडियन इंपीरियल पुलिस, जो आज़ादी के बाद IPS बनी, ज्वाइन की। उनकी पहली पोस्टिंग कानपुर में हुई, लेकिन उनकी ज़बरदस्त समझ, चीज़ों को बारीकी से परखने की कला और पैनी बुद्धि ने बड़े अफसरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हें महसूस हो गया कि ये शख्स सिर्फ कानून व्यवस्था संभालने के लिए नहीं बना है, इसके अंदर कुछ बड़ा करने की काबिलियत है। आज़ादी के बाद 1948 में उन्हें दिल्ली बुलाया गया और वो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का हिस्सा बन गए। यहीं से उनकी खुफिया दुनिया का असली सफ़र शुरू हुआ। उनकी काबिलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि उन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पर्सनल सिक्योरिटी चीफ बनाया गया। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसमें सिर्फ शारीरिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री पर आने वाले हर खतरे का पहले से अंदाज़ा लगाना भी शामिल था। काओ की शख्सियत बड़ी दिलचस्प थी। वो बहुत शांत, नरम लहजे में बात करने वाले और अपनी दुनिया में रहने वाले इंसान थे। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि वो एक परफेक्ट जेंटलमैन थे, लेकिन इस शांत चेहरे के पीछे एक फौलादी दिमाग था, जो किसी भी पहेली को सुलझा सकता था और किसी भी साजिश की तह तक पहुंच सकता था। वो घंटों तक खामोशी से दूसरों को सुन सकते थे, बोलते कम थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनके शब्दों में वजन होता था। 1962 की हार के बाद जब खुफिया तंत्र की नाकामी की जांच हुई, तो रामेश्वर भी उस टीम में शामिल थे। उन्होंने गहराई से विश्लेषण किया कि चूक कहाँ हुई। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि IB पर पहले से ही देश की अंदरूनी सुरक्षा का भारी बोझ है। उसे विदेशी जासूसी की उम्मीद करना ठीक नहीं। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए एक अलग, स्पेशल और आक्रामक एजेंसी की ज़रूरत है। 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने देश की सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान देना शुरू किया। वो एक ऐसी नेता थी जो कड़े और बड़े फैसले लेने से नहीं डरती थी। रामेश्वर, जो नेहरू के समय से ही प्रधानमंत्री दफ्तर के काम और सुरक्षा चुनौतियों को करीब से देख रहे थे, धीरे धीरे इंदिरा गांधी के भरोसेमंद सलाहकार बन गए। उन्होंने अपने ख्यालों को एक ठोस प्लान में बदला। उन्होंने दुनिया की बड़ी खुफिया एजेंसी, अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की M16 और इजराइल की मोसाद के काम करने के तरीकों को स्टडी किया। वो एक ऐसी एजेंसी बनाना चाहते थे जो इन सब से सीखे, लेकिन जिसकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय हो, जो सिर्फ भारत के लिए काम करे और सीधे प्रधानमंत्री को जवाब दे। और इसी तैयारी के साथ 1968 में रामेश्वर उस ऐतिहासिक मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दफ्तर पहुंचे। उस कमरे की कल्पना कीजिए। भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी पर है। उनके सामने वो शख्स खड़ा है जिसे आने वाला वक्त भारत का सबसे बड़ा जासूस कहने वाला था। कमरे में खामोशी थी, लेकिन हवा में एक बड़े बदलाव की आहट थी। RN काओ ने बोलना शुरू किया। उन्होंने 1962 और 1965 के युद्धों में खुफिया नाकामियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे दुश्मन हमारी सरहदों के अंदर तक घुस आया और हमें पता तक नहीं चला। उन्होंने समझाया कि दुनिया तेजी से बदल रही है, कोल्ड वार चरम पर है और पड़ोस में चीन और पाकिस्तान के इरादे खतरनाक हैं। ऐसे में हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें प्रोएक्टिव होना होगा। हमें ये जानना होगा कि दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है। हमें खतरों को पैदा होने से पहले ही खत्म करने की काबिलियत हासिल करनी होगी। और फिर उन्होंने वो ऐतिहासिक शब्द कहे, मैडम, इंटेलिजेंस ब्यूरो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसका दायरा देश की आंतरिक सुरक्षा है। हमें एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ बाहरी दुनिया पर नज़र रखे, जो हमारे दुश्मन के घर में घुसकर जानकारी लाए, जो हमारे डिप्लोमेट्स को सही सूचना दे ताकि वो दुनिया के सामने भारत का पक्ष मजबूती से रख सके। हमें अपनी एक विदेशी खुफिया एजेंसी की ज़रूरत है। हमें अपनी CIA चाहिए।
अपनी सीआईए का मतलब नकल करना नहीं था, इसका मतलब था कि एक ऐसी संस्था बनाना जो अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जितना ही असरदार, काबिल और ताकतवर हो। इंदिरा गांधी जो खुद देश की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद थी और एक बड़ा कदम उठाने का मौका तलाश रही थी, उन्होंने काओ की बात को बहुत ध्यान से सुना। वो उनके तर्कों की गहराई और उनके प्लान की सफाई से काफी प्रभावित हुई। उन्हें पता था कि एक बहुत बड़ा कदम होगा। एक नई खुफिया एजेंसी बनाने का मतलब था सरकारी बाबुओं से लड़ना, बजट पास करवाना और सबसे बड़ी बात, सही लोगों को ढूंढना। लेकिन उन्हें काओ की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने पूछा, काओ, अगर मैं तुम्हें हरी झंडी दे दूं तो क्या तुम ये कर सकते हो? काओ का जवाब छोटा और आत्मविश्वास से भरा था। उन्होंने कहा कि वो इस चुनौती के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक संकल्प था। इंदिरा गांधी ने फैसला ले लिया था। उन्होंने काओ को इस नई एजेंसी को बनाने का पूरा अधिकार दे दिया। काओ ने बिना वक्त गंवाए काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और काबिल अफसरों को चुनना शुरू किया। उन्होंने आईबी से ही 250 बेहतरीन लोगों को चुना। ये वो लोग थे जिन्हें रामेश्वर पर्सनली जानते थे और जिनकी काबिलियत पर उन्हें कोई शक नहीं था। इन शुरुआती सदस्यों को बाद में मजाक में काओ बॉयज कहा जाने लगा। एजेंसी का नाम बहुत सोच समझकर चुना गया। इससे कोई डरावना या आक्रामक नाम नहीं दिया गया। इसका नाम रखा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी रॉ। ये नाम जानबूझकर ऐसा रखा गया था जो किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट जैसा लगे, ताकि ये दुनिया की नज़रों में आए बिना खामोशी से अपना काम कर सके। ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती थी। इसकी एकमात्र जवाबदेही भारत की सुरक्षा और प्रधानमंत्री के प्रति थी। 21 सितंबर 1968 को रॉ का गठन हो गया। आर.एन. काओ इसके पहले प्रमुख बने। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी शुरुआत आने वाले सालों में भारत के लिए कितनी बड़ी और ज़रूरी साबित होने वाली थी। रॉ का जन्म हो चुका था, अब उसे खुद को साबित करना था और पहला बड़ा इम्तिहान बहुत जल्द आने वाला था। रॉ को बने अभी 3 साल भी नहीं हुए थे कि इतिहास ने उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश कर दी। ये चुनौती पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में गहराते संकट के रूप में आई। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसके 2 हिस्से थे, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन उससे भी बड़ी खाई भाषा और संस्कृति की थी। पश्चिमी पाकिस्तान जहां सत्ता का सेंटर था, वो पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोगों से सौतेला बर्ताव करता था। ये तनाव तब फट पड़ा जब 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। कायदे से उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की फौज और नेता सत्ता सौंपने को तैयार नहीं थे। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट नाम से एक वहशियाना फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। हजारों बेगुनाहों को मार दिया गया, बुद्धिजीवियों की हत्या हुई, पूर्वी पाकिस्तान जल उठा, लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भागकर भारत की तरफ आने लगे। भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर एक्शन लेने का भारी दबाव था। इसी मोड़ पर रॉ ने अपनी असली काबिलियत दिखाई। आर.एन. काओ और उनकी नई टीम ने एक ऐसी खुफिया कार्रवाई को अंजाम दिया जिसकी मिसाल आज भी दुनिया भर की खुफिया एजेंसी देती है। रॉ ने कई मोर्चों पर काम किया। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही काओ को अंदाजा हो गया था कि हालात बिगड़ने वाले हैं। रॉ ने पूर्वी पाकिस्तान के अंदर अपना एक मजबूत खुफिया नेटवर्क खड़ा कर दिया, जो उन्हें पाकिस्तानी फौज की हर हरकत की पल पल की खबर दे रहा था। रॉ ने बंगाली राष्ट्रवादी लड़ाकों को इकट्ठा कर मुक्ति वाहिनी बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। ये पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाली फौज थी। रॉ ने मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को भारत में ट्रेनिंग दी, उन्हें हथियार दिए और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ने की तरकीब सिखाई। ये एक बहुत बड़ा खुफिया ऑपरेशन था जिसकी रीढ़ थे रॉ के एजेंट, वही काओ बॉयज। इतना ही नहीं, रॉ ने एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी छेड़ा। कलकत्ता से स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र नाम का एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन चलाया गया। ये रेडियो स्टेशन मुक्ति वाहिनी की जीतों की खबरें सुनाता, बंगाली राष्ट्रवाद के गीत बजाता और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का हौसला बढ़ाता। एक तरफ इंदिरा गांधी दुनिया भर में पाकिस्तान के जुल्मों का पर्दाफाश कर रही थी, तो दूसरी तरफ रॉ पर्दे के पीछे से भारतीय डिप्लोमेट्स को सटीक जानकारी दे रही थी ताकि पाकिस्तान को दुनिया में अकेला किया जा सके। दिसंबर 1971 आते आते जमीन तैयार हो चुकी थी। 3 दिसंबर 1971 को
पाकिस्तान ने पश्चिमी भारत के हवाई अड्डों पर हमला कर दिया और जंग का ऐलान हो गया। लेकिन भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार था, जिसका बड़ा श्रेय रॉ की चेतावनियों को जाता है। भारतीय सेना ने पूर्वी मोर्चे पर बिजली की रफ्तार से हमला किया। मुक्ति वाहिनी ने अंदर से पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ रखी थी और रॉ से मिली सटीक जानकारी की मदद से भारतीय सेना ने सिर्फ 13 दिनों में जंग जीत ली। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। ये रॉ की पहली और सबसे बड़ी जीत थी। उसने अपने बनने के सिर्फ 3 साल के अंदर न सिर्फ एक जंग जिताने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि दुनिया का भूगोल भी बदल दिया। इस ऑपरेशन ने आर.एन. काओ और उनकी एजेंसी को दुनिया भर में पहचान दिलाई। 1971 की शानदार जीत के बाद आर.एन. काओ और उनकी टीम रुकी नहीं। 70 का दशक, रॉ का सुनहरा दौर। इस दौरान 2 ऐसे खुफिया ऑपरेशन हुए जो दिखाते हैं कि रॉ सिर्फ जंग में ही नहीं बल्कि शांति में भी कितनी असरदार है। पहली कहानी, सिक्किम का भारत में विलय। आज सिक्किम भारत का एक खूबसूरत राज्य है, लेकिन 1975 से पहले ऐसा नहीं था। तब सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य था, जहां चोग्याल यानी राजा का शासन था। 1970 के दशक में सिक्किम के राजा अपनी अमेरिकी पत्नी के प्रभाव में आकर सिक्किम के लिए ज़्यादा आज़ादी और एक अलग देश जैसी पहचान की मांग करने लगे। चीन की सीमा से सटा होने की वजह से एक अस्थिर सिक्किम भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। जब राजा का बर्ताव भारत विरोधी होने लगा तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद आदमी आर.एन. काओ की तरफ देखा। उन्होंने काओ से पूछा, क्या तुम सिक्किम के लिए कुछ कर सकते हो? काओ ने एक बार फिर एक शानदार प्लान बनाया। इस बार लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि राजनीति और खुफिया जानकारी से लड़ी जानी थी। रॉ ने सिक्किम के लोकतंत्र समर्थक नेताओं से संपर्क किया और उन्हें खुफिया तरीके से समर्थन देना शुरू कर दिया। रॉ ने सिक्किम में एक ऐसा माहौल बनाया जहां राजा की तानाशाही के खिलाफ और लोकतंत्र के हक में लहर बन गई। जल्द ही चुनाव हुए और लोकतंत्र समर्थक पार्टी भारी बहुमत से जीती। जब राजा ने नई सरकार की बात नहीं मानी तो 8 अप्रैल 1975 को भारतीय सेना ने राजमहल को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद सिक्किम में एक जनमत संग्रह कराया गया। नतीजा जबरदस्त था। सिक्किम की 97% से ज्यादा जनता ने राजशाही को खत्म करने और भारत में पूरी तरह शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बना। ये रॉ की एक और बड़ी जीत थी। बिना एक भी गोली चलाए उन्होंने भारत की उत्तरी सीमाओं को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया था। दूसरी कहानी, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, 1974। 70 के दशक में भारत अपने पड़ोस में परमाणु ताकतों से घिरा था। अपनी सुरक्षा के लिए भारत को भी परमाणु शक्ति बनाना जरूरी लग रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के पहले परमाणु परीक्षण को हरी झंडी दे दी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी इसे दुनिया, खासकर अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA की नजरों से छिपा कर रखना। इस टॉप सीक्रेट मिशन को गुप्त रखने की जिम्मेदारी रॉ को दी गई। आर.एन. काओ ने इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। रॉ ने अमेरिकी सैटेलाइट के गुजरने के समय का सटीक हिसाब रखा। सारा काम उस वक्त किया जाता था जब सैटेलाइट की नज़र कहीं और होती थी। मजदूरों और वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी में ले जाया जाता था ताकि किसी को शक ना हो। रॉ ने एक ऐसा भ्रम का जाल बुना कि CIA को आखिर तक इसकी भनक नहीं लगी। 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया। पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये रॉ की काबिलियत और अनुशासन का एक बेमिसाल नमूना था। हर कहानी में उतार चढ़ाव आए, रॉ की कहानी में भी आए। 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और मोरारजी देसाई की सरकार बनी। देसाई रॉ को शक की नज़र से देखते थे। उन्हें लगता था कि रॉ इंदिरा गांधी की निजी सेना की तरह काम करती है। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने रॉ का बजट और ताकत कम कर दी। कई ज़रूरी ऑपरेशन बंद कर दिए गए। इस माहौल से निराश होकर आर.एन. काओ ने 1977 में इस्तीफा दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मोरारजी देसाई ने कथित तौर पर पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक को फ़ोन पर हुई बातचीत में बता दिया कि भारत को पाकिस्तान के खुफिया परमाणु कार्यक्रम कहूटा के बारे में सब कुछ पता है। यह रॉ के लिए एक तबाही जैसा था। ऑपरेशन कहूटा के लिए रॉ के एक एजेंटों ने
पाकिस्तान में नाई की दुकानों से पाकिस्तान वैज्ञानिकों के बालों के नमूने इकट्ठे किए थे, जिनसे यह साबित हुआ था कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने के करीब है। देसाई के इस खुलासे के बाद पाकिस्तान सतर्क हो गया। उसने उन सभी लोगों को ढूंढकर खत्म करना शुरू कर दिया जिन पर उसे भारतीय जासूस होने का शक था। पाकिस्तान में रॉ का सालों की मेहनत से बनाया गया नेटवर्क एक झटके में तबाह हो गया। 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बाद रॉ को फिर से मजबूत किया गया और मुश्किलों के बावजूद रॉ ने वापसी की। 80 के दशक में उसने एक और शानदार ऑपरेशन को अंजाम दिया, ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। पाकिस्तान इस पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। रॉ के एजेंट ने लंदन में एक खुफिया जानकारी हासिल की। उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी सेना यूरोप से बर्फीली मौसम में पहने जाने वाली खास कपड़े और सामान खरीद रही है। रॉ ने तुरंत इसका मतलब समझ लिया। पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। रॉ ने सरकार को चेतावनी दी। पता चला कि पाकिस्तान 17 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर कब्जा करने वाला है। भारत ने तुरंत एक्शन लिया। 13 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान के ऑपरेशन से ठीक 4 दिन पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कर दिया। भारतीय सैनिकों को हेलीकॉप्टर से सियाचिन की प्रमुख चोटियों पर उतार दिया गया। जब पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि भारतीय सैनिक पहले से ही स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी ऊंचाइयों पर कब्जा कर बैठे। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका और भारत के लिए एक शानदार खुफिया जीत थी। रॉ की एक छोटी सी जानकारी ने भारत को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर एक ऐसी बढ़त दिला दी जो आज भी कायम है। रॉ की कहानी सिर्फ ऑपरेशनों की कहानी नहीं है, यह उन गुमनाम मर्दों और औरतों की कहानी है जो इस एजेंसी की असली ताकत है। वो लोग जो अपनी पहचान, अपना परिवार, अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर देते हैं। उनकी जिंदगी एक परछाई की तरह होती है। वो मौजूद होते हैं पर दिखाई नहीं देते। आखिर कोई रॉ एजेंट बनता कैसे और कैसी होती है उनकी जिंदगी? रॉ में भर्ती का कोई सीधा तरीका नहीं है, ना कोई विज्ञापन आता है, ना कोई परीक्षा होती है। ज्यादातर एजेंटों को देश की दूसरी बड़ी सेवाओं जैसे पुलिस, प्रशासन और सेना से चुना जाता है। तेज दिमाग, मजबूत इरादों और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखने वाले अफसरों पर रॉ की नजर रहती है। चुने जाने के बाद शुरू होती है दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक, उन्हें जासूसी की कला। भेष बदलना, कोड तोड़ना, विदेशी भाषाएं सीखना और मनोवैज्ञानिक युद्ध की तकनीकें सिखाई जाती है। यह ट्रेनिंग उन्हें एक आम इंसान से एक घोस्ट में बदल देती है, एक ऐसा इंसान जिसका कोई सरकारी वजूद नहीं होता। एक फील्ड एजेंट की जिंदगी खतरे और अनिश्चितता से भरी होती है। उन्हें झूठी पहचान के साथ दुश्मन देशों में सालों तक रहना पड़ सकता है। वो एक व्यापारी, एक पत्रकार या एक छात्र बनकर रहते हैं। उनका असली काम होता है देश के खिलाफ हो रही साजिशों का पता लगाना, आतंकी गुटों में घुसपैठ करना और जरूरी जानकारी भारत भेजना। ये एक बेहद अकेली जिंदगी होती है। वो अपने परिवार को भी नहीं बता सकते कि वो असल में क्या करते हैं। और अगर कोई एजेंट पकड़ा जाए तो उसे दुश्मन देश की जेलों में तड़पना पड़ता है और कई बार वहीं उसकी गुमनाम मौत हो जाती है। उनका नाम किसी शहीद की लिस्ट में नहीं आता, उनके लिए कोई स्मारक नहीं बनता, उनका बलिदान इतिहास में एक अनलिखा पन्ना बनकर रह जाता है। रॉ के एजेंट वो खामोश योद्धा हैं जो नाम के लिए नहीं बल्कि फर्ज के लिए काम करते हैं। वो जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी जीत यही है कि देश के लोगों को कभी पता ही ना चले कि वो कितने बड़े खतरे से बच गए। उनका काम अंधेरे में होता है, लेकिन उसी अंधेरे से देश के लिए रोशनी पैदा होती है। समय के साथ जासूसी के तरीके भी बदल गए हैं। 21वीं सदी में रॉ के सामने नई और ज़्यादा पेचीदा चुनौतियां हैं। आज लड़ाइयाँ बदल चुकी है। अब जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर, आर्थिक सौदों में और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी खबरों से लड़ी जाती है। 1999 में कारगिल युद्ध खुफिया एजेंसियों के लिए एक सबक था। पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों के भेष में चोटियों पर आ बैठे थे और हमारी एजेंसियां वक्त पर इसका पता नहीं लगा पाई। इस नाकामी के बाद खुफिया तंत्र में बड़े सुधार किए गए। रॉ ने भी अपनी तकनीकी ताकत को बढ़ाया। आज की चुनौतियां अलग हैं। आतंकवाद अब इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। साइबर युद्ध में दुश्मन देश आपके पावर ग्रिड और बैंकिंग सिस्टम को ठप कर सकते हैं। आर्थिक जासूसी के जरिए देश के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और फेक न्यूज़ के जरिए देश में अशांति फैलाई जा सकती है। इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए आज की रॉ लगातार खुद को बदल रही है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और बिग डाटा एनालिसिस जैसे नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इन तमाम तकनीकों के बावजूद
रॉ की असली ताकत आज भी वही है, उसके साहसी और समर्पित एजेंट। रॉ और उसके गुमनाम हीरो की ये कहानी हमें गर्व से भर देती है। ये हमें याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा के लिए हजारों लोग दिन रात बिना किसी श्रेय की उम्मीद किए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही अनसुने ऐतिहासिक किस्से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी भारत के इन खामोश रक्षकों की कहानी जान सकें। धन्यवाद।